ओके, एक एक बहुत ज्यादा बात जो हमें आपकी वीडियोस में लगातार देखने को मिलती है, दैट इज अबाउट मोट्स। Right. मोट्स एंड अगर हम उसे एमबीए लैंग्वेज बोलूँ तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, Right. राइट? तो पहला, अगर हम एक रिटेल इन्वेस्टर को समझाना चाहें विद एग्जांपल्स ऑब्वियसली कि व्हाट आर द मोट्स और व्हाट आर द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कुछ एग्जांपल्स के साथ अगर हम समझा पाए तो। So moats and competitive advantages, again, simply it's a concept जो is rooted at the hip of capitalism. कि एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वापस हम सेम कॉन्सेप्ट पे आते हैं, फ्री मार्केट कंपटीशन है। कि अगर आज बैंक में मेरे को 7% रेट ऑफ रिटर्न मिलते हैं या 6% मिलता है, आई थिंक 5.56% ही मिलेगा, पीछे तो 4-4.5% भी आ गया था, राइट? तो है क्या, अगर मैं अपने घर से लागत लगा के अपने धंधे के अंदर 30% कमा रहा हूँ आज, तो देयर विल बी कैपिटलिस्ट फोर्सेस या फिर लोग ही आसपास मेरे एनवीएस होंगे या लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखेगी, दे विल ट्राई टू ब्रिंग डाउन माय रिटर्न्स, राइट, टू द बैंक लेवल और टू 10% 11% टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम फाइनेंस की टर्म्स में कहते हैं, राइट? तो इसको मैं ऐसे सिंपली समझते हैं। बट कई धंधे होते हैं जिनका वो 30% का 30% ही रहता है। अब वो 30% का 30% क्यों रहता है? बिकॉज उस धंधे में एक मोट है। तो आप सबने, मतलब जो व्यूअर्स भी यहाँ किसी ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है, तो गेम ऑफ थ्रोन्स में आपने देखा होगा कि एक वॉल बनी होती है, राइट? एंड वो वॉल पे फिर वो बड़े सालों से वॉल उनको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द आउटसाइड क्रीचर्स बियॉन्ड द वॉल, राइट? तो दैट वॉल इज नथिंग बट दैट वॉल इज अराउंड अ बिजनेस एज वेल, जो एक बिजनेस की आरओसी को प्रोटेक्ट करती है या आरओई को प्रोटेक्ट करती है, राइट? एंड उस वॉल को तोड़ा किसने था? एक जो ड्रैगन है उसने तोड़ा था, राइट? एंड जब ड्रैगन ने उस वॉल को तोड़ा था तो बेसिकली उसको हम कहते हैं मोट अटैक हो गया, माने कि कोई और बिजनेस ने आके इस बिजनेस के कम्पिटिटिव एडवांटेज को डू अवे कर दिया। तो वो जो वॉल है, या फिर जो एक, अगर हम एक मोट का एग्जांपल लेते हैं, मोट हिंदी में क्या कहते हैं? एक तरीके का मतलब एक तरीके का एक कैसल या फिर एक तरीके का महल टाइप होता है, जहां पे एक मिलिट्री फोर्ट्रेस टाइप होता है, जहां पे अंदर सपोज करते हैं आप बैठे एंड आपके वो जो फोर्ट्रेस है उसके अराउंड एक लेक भी है, एंड उस लेक के अंदर क्रोकोडाइल्स हैं, पिरानाज हैं, एंड उसके अंदर कोई आ नहीं सकता, एंड वॉल भी उसकी इतनी ऊंची है कि उसकी वॉल भी कोई आराम से क्लाइंब नहीं कर सकता। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ मोट, एंड उसके अंदर आपकी आरओसी है 20-25% की, माने आप अब नॉर्मल रिटर्न्स कमा रहे हैं। अब इसके बड़े सारे सोर्सेज होते हैं, इसके बहुत फैसिनेटिंग एग्जांपल्स हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। पहले एग्जांपल्स लेते हैं, फिर टाइप्स ऑफ मोड पे चलेंगे। हाँ, मतलब एग्जांपल्स एंड टाइप्स ऑफ मोड साथ साथ। तो पहले एग्जांपल की मैं आपके साथ एक बात करता हूँ। तो एक बिजनेस है, थोड़ी कमोडिटी सेक्टर में है, तो मार्जिन थोड़े वॉलेटाइल हो सकते हैं, बट बिजनेस जैसे अगर आप बात करें, एक बिजनेस है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स के नाम से, राइट? तो ये बिजनेस क्या करता है कि ये मेज की ना प्रोसेसिंग करता है, उससे बनाता है स्टार्च और उसके डेरिवेटिव्स। तो स्टार्च और उसके डेरिवेटिव्स हैं, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री, जो हमारा मतलब बेकिंग इंडस्ट्री है, इस चीज में भी यूज होता है। स्टार्च हो गया आपका एग्जांपल। बट आप सोचेंगे यार इतना कमोडिटी बिजनेस है, इसके अंदर क्या मोट हो सकता है? बट यहाँ पे क्या होता है कि जब डिमांड साइड पे मोट नहीं होता, जब आपको ब्रांड नहीं पता बिजनेस का, तो मोट कहाँ होता है? लाइकली सप्लाई साइड पे। तो इस बिजनेस का जो मेज का कैपेसिटी है, तो ये इंडिया में आई थिंक आफ्टर ऑल द एक्सपेंशन इनका 28% कैपेसिटी हो जाएगा पूरी इंडिया में। तो इस बिजनेस ने क्या करा कि जहां जहां भी इंडिया में मेज उगती है, उसके पास जाके अपना प्लांट लगा दिया। एंड इनकी क्योंकि कैपेसिटी लार्जेस्ट इन द कंट्री है, तो ये बल्क में मेज खरीदते हैं, क्योंकि मेज की जो प्लांटेशन है, आई थिंक वो खरीफ क्रॉप है, तो थोड़ा आई थिंक मॉनसून के आसपास मेज की प्लांटेशन होती है, तो मेज को खरीदने का साल में एक ही मौका आता है। तो आपको मेज की स्टोरेज भी करनी है, राइट? सो दे हैव कैपेसिटी टू स्टोर 5 लाख टन्स ऑफ मेज, whereas the nearest competitor only has capacity to store only 20% of that. And एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं 5 लाख टन्स ऑफ मेज खरीद रहा हूँ इन वन गो, राइट, तो आई विल गेट अपफ्रंट डिस्काउंट्स। एग्जैक्टली, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो वो शो अप होता है इनके कंपेटिटर्स के साथ कि इनका ग्रॉस मार्जिन 6% हायर है इनके कंपेटिटर्स से। तो वो एक स्टोरी क्वालिटेटिवली हमने देखा कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, एंड कहां पे शो अप हो रहा है? नंबर्स में कि 6% ग्रॉस मार्जिन फालतू है। फिर यहीं पे नहीं खत्म होता, थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि एक कस्टमर अप्रूवल प्रोसेस है, क्योंकि स्टार्च आपका फार्मा इंडस्ट्री में भी यूज हो रहा है, और आपके एमएनसी जो कैडबरी डेयरी मिल्क भी खाते हैं, इट इज वेरी लाइकली कि हम उसमें गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स का कोई ना कोई प्रोडक्ट है जो हमारे अंदर जा रहे हैं इस टाइम पे, राइट? तो वहां पे भी एमएनसीज के साथ टू गेट इम्पैनल्ड इट टेक्स 2 और 3 इयर्स, और आपके प्लांट्स के भी आके ऑडिट होते हैं कि आपका प्लांट है भी या नहीं, राइट? पूरा क्वालिटी एश्योरेंस चेक होगा, पूरा क्वालिटी लाइक एश्योरेंस चेक होगा। तो अगेन कि एक स्विचिंग कॉस्ट भी बन जाता है कि अगर मैं बहुत सालों से गुजरात अंबुजा से ले रहा हूँ, तो मैं बहुत सालों से गुजरात अंबुजा से ही लेते रहूंगा।
And third thing is कि it is like last man standing, which I itself ends up becoming a competitive advantage. इस कंपनी की बैलेंस शीट ऑलमोस्ट नेट डेट फ्री है. एंड जो नियरेस्ट पियर्स हैं उसमें से एक पियर अभी 2018 में बैंकरप्ट किया था, एक पियर को अपना बिजनेस बेचना पड़ गया. फिर 2019 में जब इंडस्ट्री के अंदर डाउन साइकिल आया था तो 3 पियर्स और बैंकरप्ट हो गए थे. एंड एक पियर जो और है वो फूड प्रोसेसिंग के अंदर डाइवर्सिफाई कर गया एंड उसकी बैलेंस शीट पे भी अभी आज 1x के आसपास डेट टू इक्विटी है. तो माने आई एम द लास्ट मैन स्टैंडिंग अगर इंडस्ट्री के अंदर डाउन साइकिल भी आ जाए. तो हाँ, मार्जिन में वॉलिटिलिटी जरूर है, बट ये थोड़ी सी हम एडवांस इन्वेस्टिंग के अंदर आए. बट हमने ये जरूर समझा कि बिजनेस के अंदर क्या कंपेटिटिव एडवांटेज हो सकती है विद एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. एंड सेकंड एग्जांपल वी स्टडीड वाज स्विचिंग कॉस्ट. राइट. और किस किस तरह की मोड्स हो सकते हैं? स्विचिंग कॉस्ट इज वन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपने एक बताने की कोशिश करी, और क्या कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास मोड के, और कोई तरीके हैं मोड डेवलप करने के? थर्ड बेसिस ऑफ मोड इज ओनरशिप ऑफ अ यूनिक एसेट और ओनरशिप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे सिंपली वी कैन हैव एन एग्जांपल कि ओवर हियर वी कैन हैव एन एग्जांपल ऑफ लाइक 3 or 4 बिजनेसेस. अब तो ओनरशिप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, ओनरशिप ऑफ अ यूनिक एसेट भी हो सकता है. ओनरशिप ऑफ यूनिक एसेट में आपके साथ में हिंदुस्तान जिंक का एग्जांपल ले सकता हूँ कि हिंदुस्तान जिंक की जो जिंक की माइंस है उनके पास इतना जिंक का डिपॉजिट है कि दे आर द लोएस्ट कॉस्ट जिंक मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड. तो आप और मैं वो धंधा कर ही नहीं सकते. इवन तो धंधे के अंदर ग्रोथ स्लो है, तो वहां पे वो बेसिकली एक तरीके का लेगेसी मोड है, री इन्वेस्टमेंट मोड नहीं. मतलब वहां पे धंधे में ग्रोथ स्लो है, but still it has a unique asset with itself, right? You and I cannot do that business. Right. Then second is ownership of unique IP. तो unique IP में या फिर unique intellectual property में we'll have businesses like जो सारे गामा का अगर आप एग्जांपल ले सकते हैं, या अगर आप वरुण बेवरेज का एग्जांपल ले, तो वरुण बेवरेज का जो पेप्सी के साथ टाई अप है, तो आप और मेरा वो टाई अप हो ही नहीं सकता बेसिकली. नहीं हो सकता, राइट? तो दैट इज अगेन an idea कि आप intellectual property tie up है, you and I cannot do it. Right. Similarly, सारेगामा के example है, they have 1,40,000 songs in their music library right now. तो कोई भी अगर आप Spotify या किसी पे आप गाना ऑन करते हैं, तो that is like सारेगामा gets some money out of it. And Spotify या फिर अगर Amazon Music या Wink Music का आपको कोई भी गाना सुनाना है, तो आपको वो सारी चीजें सुनानी पड़ेंगी, right? So that is also an example of ownership of a unique IP. So that is also an example of a moat. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.